हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एलजी आईपीओ की बम्पर डिमांड के बाद और उसका अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह आने के बाद अब 3 आईपीओ और लाइन के अंदर है, जिसको लेकर सभी लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि इन आईपीओ में अप्लाई करें या इनको छोड़ दें। तो पहला है कैनरा रोबेको आईपीओ, जिस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 13 अक्टूबर मंडे को लास्ट दिन है। तो फाइनल अपडेट भी जान लेंगे। रूबिकॉन रिसर्च आईपीओ, उस पर भी फाइनल अपडेट और सब देख लेंगे। फिर कैनरा एचएसबीसी आईपीओ। तो हम क्या है कि तीनों आईपीओ की रैंकिंग भी देख लेंगे और फाइनल अपडेट लगभग जान लेंगे कि भाई इनके अंदर क्या होना चाहिए। तो तीनों आईपीओ की जो रैंकिंग है, मतलब हम अगर पैरामीटर्स देखें तो लगभग 6 पैरामीटर्स पर इस बार हम रैंकिंग देखेंगे और 7वां हम फाइनल कंक्लूजन भी देखेंगे। लॉन्ग टर्म के हिसाब से कौन सा अच्छा है, लिस्टिंग गेंस के हिसाब से कौन सा अच्छा है, वो सारी चीजें जान लेंगे। डेटा वाइज जानेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई हम कोई तुक्का मार रहे हैं, डेटा वगैरह देख लेंगे, उस हिसाब से जो भी होगा वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी इस पर आपको भरोसे नहीं रहना है। जो भी डिसीजन बनाना अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। तो सबसे पहली चीज देखेंगे सेक्टर, दूसरा हम देखेंगे फाइनेंशियल्स, तीसरी हम चीज देखेंगे वैल्यूएशंस। ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये तीनों चीजें। फिर हम चौथी चीज देखेंगे एंकर लिस्ट, ये भी काफी जरूरी है लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से। फिर पांचवा चीज देखेंगे जीएमपी। जीएमपी काफी लोगों के मन में मतलब इसको लेकर एक्साइटमेंट हो जाता है और काफी लोग इसके भरोसे ही लगाते हैं, तो वो भी देखेंगे। फिर हमारा जो छठा चीज वो देखेंगे वो है अलॉटमेंट के चांसेस किस में ज्यादा होंगे। भाई हम अप्लाई तो करेंगे, भाई चांसेस भी तो ज्यादा होने चाहिए। फिर हमारा 7वां फाइनल कंक्लूजन भी देख लेंगे कि भी कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। उससे पहले दोस्तों, जो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ है उसका अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह आ चुका है। उसका अगर लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखिए तो 32% के आसपास चल रहा है। अच्छी डिमांड चल रही है। 380 रुपये पर शेयर के आसपास इसकी डिमांड है। और आप में से किन किन लोगों को आईपीओ अलॉट हुआ? लगभग रिटेल में तो काफी लोगों को अलॉटमेंट मिल चुका है। मुझे भी 2 लॉट रिटेल कैटेगरी के अंदर लगे हैं। एक्चुअली क्या है कि 4 लॉट मतलब मैंने एक्स्ट्रा लॉट लगाने थे, वो क्या है कि भाई के पास रहती है वो आईडी वगैरह, तो वो लगा नहीं पाया, भूल गया। और जिसमें मैंने 2 रिटेल के अंदर लगाए थे, दोनों के अंदर ही मतलब मिल गया अलॉटमेंट। और मैंने बिग एचएनआई के अंदर लगाया था, मुझे मिला ही नहीं। मेरे पता नहीं क्या है कि भाई कोई शराब लग गया है, पता नहीं क्या है, मुझे अलॉटमेंट मिल ही नहीं रहा है। और कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। देखिए भाई ऐसा ही होता है, मैंने आपको बताया था कि भाई जिसको ज़्यादा ज़रूरत होगी उसको ऑटोमेटिकली अलॉटमेंट मिल जाएगा। सबके पास पैसों की व्यवस्था कर देते हैं भगवान, तो मुझे कोई ज़्यादा इतनी ज़्यादा मैं सोचता नहीं हूँ। नहीं लगा तो नहीं लगा, मैं तो किसी और शेयर में कमा लूँगा, तो ज़्यादा सोचता नहीं हूँ मैं। और इसकी 14 अक्टूबर को लिस्टिंग है, तो लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वगैरह कल की तारीख में जान लेंगे। फिर टाटा कैपिटल आईपीओ उसकी जो जीएमपी चल रही है लगभग 1% के आसपास। इसकी 13 अक्टूबर मंडे को लिस्टिंग है। लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाला वीडियो मैं डाल चुका हूँ, वो देख लीजिएगा। लगभग 4 रुपये पर शेयर के आसपास डिमांड है। फिर दोस्तों एक नया अपकमिंग आईपीओ ओपन होने वाला मिड वेस्ट आईपीओ, उसकी भी ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड वगैरह ओपन नहीं हुई है। कल या परसों तक इसके रिव्यू का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो ये है अभी सारे आईपीओ के अपडेट्स। अब दोस्तों जानते हैं रैंकिंग और फाइनल अपडेट वगैरह। और दोस्तों मैंने ये पीछे अभी वापस सिल्वर बटन लगा दिया इसको फ्रेम वगैरह करके। अब क्या ये काफ़ी ऑफिस में काफ़ी सारे सेटअप करने, बट टाइम इतना ही मिल पाता है, तो धीरे धीरे करके मैं सेटअप करता रहता हूँ। मुझे क्या है कि थोड़ा अपने हिसाब से पसंद है सारी चीज़ें, एक एक मतलब थोड़ा ध्यान से, उस हिसाब से मैं क्या धीरे धीरे आराम से सेटअप कर रहा हूँ। फिर दोस्तों मंडे को एक और प्रॉब्लम है। अभी ट्रंप ने क्या है कि वापस चाइना पर अनाउंसमेंट कर दिया कि 100% टैरिफ वगैरह लगाने का, तो वो थोड़ा बहुत टेंशन देगा कि इसके कारण यूएस का मार्केट भी डाउन है। और गिफ्ट निफ्टी देखे तो वो भी डाउन चल रहा है। क्रिप्टो मार्केट जो है वो भी कोलैप्स हो गया, मतलब उसके अंदर भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। तो हो सकता है इंडियन मार्केट पर भी इफेक्ट देखने को मिले। ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी जानकारी है, इसीलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो अगर आपका मन विचार हो कि भाई मार्केट डाउन है, उसके बाद ये जो आईपीओज हैं आपको लगे कि भाई यार हमको रिस्क नहीं लेना, तो आप उनको अवॉइड भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमने रिस्क लेना है, ठीक है ना। हो सकता है मार्केट डाउन आ जाए, पॉसिबिलिटीज है। बाकी दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन करके रख लीजिए। अब सबसे पहले हमारी रैंकिंग देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सेक्टर किसका अच्छा है। ओवरऑल अगर देखा जाए कि सेक्टर तीनों का ही अच्छा है और डिसेंट सेक्टर है। ऐसा कोई नहीं कि यूनिक टाइप का किसी का सेक्टर नहीं है कि भाई एकदम यूनिक हो और हमारे सेक्टर में ये पहली कंपनी, यार ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे बढ़िया मुझे सेक्टर लगा वो कैनरा रोबेको का। उसका म्यूचुअल फंड एएमसी का काम है। ये बढ़िया सेक्टर है, सदाबहार है, डिमांडिंग भी है। और कैनरा रोबेको ये भी मतलब टॉप में ही आते हैं इसके म्यूचुअल फंड्स वगैरह, ठीक है ना। तो ये सेक्टर मुझे सबसे नंबर 1 लगा। सेकंड नंबर पर मुझे लगा रूबिकॉन रिसर्च का। रूबिकॉन रिसर्च इसीलिए फार्मा सेक्टर है, उसके साथ रिसर्च वगैरह का भी इसका काम है। नई नई जो दवाइयाँ, जेनेरिक दवाइयाँ होती है वो ये मैन्युफैक्चर भी करती है, यूएस के अंदर इसका मार्केट। तीसरे नंबर पर मुझे अच्छा लगा कैनरा एचएसबीसी का। ये लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है। अभी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया के अंदर इतना ज्यादा नहीं है डिमांड, और उसके रेवेन्यू के अंदर हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है साल दर साल। ये मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगा, इसलिए मैं इसको तीसरे नंबर पर लेना चाहूंगा। फिर दूसरी बात आती है फाइनेंशियल्स की। फाइनेंशियल्स किसके अच्छे हैं? फाइनेंशियल्स देखिए हमेशा अच्छे होने चाहिए। रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए, मार्जिन अच्छे होने चाहिए, डेट वगैरह नहीं होना चाहिए। ये चीजें बहुत जरूरी है कंपनी के लिए। फाइनेंशियल सबसे ज्यादा स्ट्रांग लगे मुझे कैनरा रोबेको के, क्योंकि इसके रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर तो अच्छी ग्रोथ है ही। मार्जिन 47% के आसपास है, 47% के आसपास मार्जिन, बहुत बढ़िया बात है।
दूसरी बात डेट फ्री कंपनी है, ये सबसे बढ़िया लगा मुझे। सेकंड नंबर पर मुझे जो अच्छे लगे फाइनेंशियल्स वो लगे कैनरा एचएसबीसी के। कैनरा एचएसबीसी सेकंड नंबर पर इसीलिए क्योंकि इसके रेवेन्यू के अंदर गिरावट है। एक ही दिक्कत है कि रेवेन्यू के अंदर गिरावट है, रेवेन्यू के अंदर की भी गिरावट नहीं होनी चाहिए। बाकी प्रॉफिट वगैरह बढ़ रहा है, डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिट मार्जिन 50% के आसपास है, ये भी काफी अच्छी बात है। फिर दोस्तों रूबिकॉन रिसर्च तीसरा, मुझे इसके फाइनेंशियल उसके भी ठीक लगे, खराब नहीं है, उसके भी रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, 10 से 11% की मार्जिन भी है। उसके अलावा इसके भी डेट है, उधारी है थोड़ी बहुत, बट आईपीओ के बाद उधारी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, तो तीसरे नंबर पर मैं इसको लेना चाहूँगा। हालांकि तीनों की खराब नहीं है, तीनों की डिसेंट बैलेंस कह सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो जान लिया हमने। फिर तीसरी बात आती है वैल्यूएशंस की। वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा जरूरी है, कोई भी चीज़ हमें सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है, कोई महंगे में तो नहीं चिपका के जा रहा है, वो सारी चीज़ें भी देखना जरूरी है। उसके अंदर मुझे सबसे सही वैल्यूएशंस लगी, हालांकि किसी की भी इतनी ज़्यादा सस्ती नहीं है, बट इनमें तीनों में से मुझे सबसे सही लगी वो है कैनरा रोबेको आईपीओ की, उसकी सबसे सही वैल्यूएशंस है। फिर कैनरा एचएसबीसी की थोड़ी सी महंगी है, और जो रूबिकॉन रिसर्च है उसकी सबसे महंगी है, सबसे छोटी कंपनी है बट उसका पी सबसे हाई है अपने सेक्टर की कंपनियों से। तो ये चीज भी क्लियर हो गई कि भी वैल्यूएशंस के हिसाब से। फिर चौथी चीज आती है एंकर लिस्ट। एंकर लिस्ट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा क्या है कि वो लंबे समय तक होल्ड रखते हैं, तो एंकर इन्वेस्टर्स का यही काम होता है कि वो लंबे समय तक होल्डिंग रखते हैं, तो एंकर लिस्ट भी अच्छी आनी चाहिए। भाई होल्डिंग रहेगी तो स्टेबिलिटी रहेगी, तो उसके अंदर मुझे एंकर लिस्ट सबसे अच्छी लगी रूबिकॉन रिसर्च की। म्यूचुअल फंड और एफआईआईज दोनों के अंदर बैलेंस्ड नाम शामिल है और अच्छा है, इसकी एंकर लिस्ट अच्छी कह सकते हैं। दूसरे नंबर पर मुझे लगी कैनरा एचएसबीसी की, मतलब इसके अंदर भी एफआईआईज डीआईएस दोनों के अच्छे नाम हैं और अच्छी एंकर लिस्ट है। तीसरे नंबर पर लगी मुझे कैनरा रोबेको की, हालांकि तीनों की खराब नहीं है, अबव एवरेज कह सकते हैं, तीनों की एंकर लिस्ट अबव एवरेज है, बट जो फर्स्ट सेकंड थर्ड था वो मैंने आपको बता दिया। फिर दोस्तों पांचवा आता है जीएमपी, ग्रे मार्केट का प्रीमियम। ये सबसे ज्यादा मतलब बहुत ज़्यादा के लोगों के बीच में यही चर्चा का विषय रहता है, जीएमपी क्या है, जीएमपी को देख के अप्लाई करना है, बट ये फिक्स पैरामीटर नहीं होता है, ये गलत भी हो सकती है, गलत मैनिपुलेट भी हो सकती है, ना ही इसके भरोसे में कोई भी डिसीजन बनाना चाहिए। बट एक रेफरेंस के लिए हम जान रहे हैं अभी मार्केट में ऑफलाइन ब्रोकर्स वगैरह या क्या लोग डिमांड दे रहे हैं, बस वही और कुछ नहीं, ना इसके आपको भरोसे रहना है। तो उसके अंदर रूबिकॉन रिसर्च की सबसे ज्यादा डिमांड है, 22% के आसपास जीएमपी है, लगभग 115 रुपए पर शेयर के आसपास। सेकंड नंबर पर है कैनरा रोबेको, 6% के आसपास, 20 रुपए पर शेयर के आसपास, इसकी डिमांड थोड़ी कम है। थर्ड नंबर पर है कैनरा एचएसबीसी, लगभग 1% के आसपास, 2 रुपए पर शेयर के आसपास इसकी डिमांड चल रही है। तो ये भी फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने जान लिया। और देखिए ये रूबिकॉन रिसर्च की जो 20% चल रही है, ये पूरा फिक्स मत मान के चलिएगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है 10 से 15% ही मान के चलिए, उससे ज्यादा मत मान के चलिए। तो ये जो हमारे 5 पैरामीटर्स ये हमने मेन देख लिए। अब अलॉटमेंट के चांसेस किस में ज्यादा रह सकते हैं, तो देखिए सबसे बड़ा जो इश्यू आई है वो है कैनरा एचएसबीसी का 2500 करोड़ रुपए का, तो सबसे ज्यादा अलॉटमेंट के चांसेस उसी में रहेंगे। दूसरी चीज ये कि उसको सब्सक्रिप्शन भी मुझे लगता है कम मिलेगा, क्योंकि जीएमपी कम है, तो सबसे ज्यादा अलॉटमेंट के चांसेस उसमें रहेंगे। जिसको अलॉटमेंट नहीं मिल रहा वो चाहते हैं कि भाई हमको अलॉटमेंट मिल जाए, तो बट ये मैं मजाक में कह रहा हूँ। बाकी देखिए अभी उसकी डिमांड मुझे लगता है कम रहेगी, तो उसके अंदर अलॉटमेंट के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन भी कम मिलेगा, बड़ा इश्यू साइज है। दूसरा जो रहेंगे अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा वो है कैनरा रोबेको के अंदर। कैनरा रोबेको और रूबिकॉन रिसर्च दोनों का इश्यू साइज लगभग 1300 करोड़ रुपए के आसपास है, बट कैनरा रोबेको को सब्सक्रिप्शन मुझे लग रहा है कि कम मिल सकता है, क्योंकि उसकी जीएमपी कम है, उसके अंदर थोड़े अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। फिर रहेंगे ज़्यादा रूबिकॉन रिसर्च, मतलब रूबिकॉन रिसर्च में सबसे कम अलॉटमेंट के चांसेस रहेंगे। ये चीज भी क्लियर हो गई, क्योंकि ऑलरेडी रूबिकॉन रिसर्च को सब्सक्रिप्शन अच्छा ही मिल रहा है। अब ओवरऑल हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या है, ओवरऑल मतलब सबसे पहले लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख लेते हैं। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो जो इनके डेटाज है, जो इनके पैरामीटर्स, उस हिसाब से ज्यादा कोई रिस्की कंपनी कोई भी नजर नहीं आ रही। ऐसा नहीं कि भाई खराब कंपनी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। सबके मार्केट वगैरह भी ठीक है, उनके जो पैरामीटर्स है, फाइनेंशियल फंडामेंटल्स भी ठीक है, इतनी कोई ऐसा नहीं कि खराब है, ऐसा कोई कंपनी नहीं है, ज्यादा रिस्की कोई कंपनी नजर नहीं आ रही है। बैलेंस्ड कंपनियां तीनों ही कह सकते हैं। उसके अंदर भी सबसे जो कम रिस्क है भाई, जिसके पैरामीटर्स थोड़े से ज्यादा अच्छे हैं, वो है कैनरा रोबेको। कैनरा रोबेको देखिए फाइनेंशियल्स स्ट्रॉन्ग है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, डेट वगैरह फ्री कंपनी है, मार्जिन अच्छे हैं। उसी के साथ साथ वैल्यूएशंस दोनों कंपनियों के मुकाबले इसकी अच्छी है वैल्यूएशंस, कैनरा रोबेको की। सेक्टर भी इसका अच्छा है, डिमांडिंग सेक्टर है, म्यूचुअल फंड वगैरह का सेक्टर। तो सबसे बढ़िया जो नजर आ रही है वो कैनरा रोबेको, जो मतलब जिसके अंदर कम रिस्क है। फिर दोस्तों जो नजर आ रही है रूबिकॉन रिसर्च। रूबिकॉन रिसर्च का जो सेक्टर है वो थोड़ा सा यूनिक है, रिसर्च फील्ड के अंदर है। दूसरा चीज है कि यूएस के अंदर इसका मार्केट है सारा, तो फार्मा सेक्टर हालांकि कॉमन ही सेक्टर होता है, बट इसका ये जेनरिक बिजनेस है, वो भी यूएस के अंदर सारी चीजें सेल होती है और सारा रिसर्च का काम है, इसलिए थोड़ा सा हल्का सा यूनिक हो जाता है। सेकंड नंबर पर मैं रूबिकॉन रिसर्च को लेना चाहूंगा। थर्ड नंबर पर है कैनरा एचएसबीसी। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर अभी इंडिया के अंदर इतना मतलब प्रचलन में नहीं है और मैंडेटरी भी नहीं है। देखिए जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है, मैंडेटरी होता है, जरूरी है कि आपको करवाना ही करवाना है,
भले कुछ भी हो जाए, ये हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह इंश्योरेंस बहुत जरूरी होते हैं, इंडिया के अंदर भी नहीं है, तो ये थोड़ा सा मैं उसको थर्ड नंबर पर लेना चाहूँगा। हाँ, जब मैंडेटरी कर देगी सरकार तब क्या है कि इसका भी चलन हो जाएगा। रिसर्च पर ये टैरिफ जो अभी ट्रंप ने वापस कुछ नया अनाउंसमेंट किया है, उस पर जनरली मैंने जो पढ़ा है कि जेनेरिक जो दवाइयाँ, ये जेनेरिक दवाइयों का इसका ज़्यादातर काम है, उस पर ज़्यादा कोई टैरिफ का कुछ संभावनाएं नहीं है, तो अभी वो रिस्क से थोड़ा बाहर नजर आ रहा है। अगर टैरिफ का कुछ होता तो जीएमपी एकदम से डाउन हो जाती, तो इस कारण वो रिस्क से थोड़ा बाहर नजर आ रहा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कम रिस्क वाली चीज जान ली हमने। फिर लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से कौन सा सही नजर आ रहा है, तो 4 पैरामीटर्स हम हमारे देखते हैं, जीएमपी, वैल्यूएशंस, फिर सब्सक्रिप्शन और एंकर लिस्ट। तो हमारे 4 पैरामीटर्स के 4 पॉइंट, 2 होता है तो न्यूट्रल, 2 से ज़्यादा है तो होता है मतलब रिस्क कम है, 2 से कम होता है तो रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। तो ये चीज़ हम देखते हैं, बाकी इसके भरोसे आपको नहीं रहना, ठीक है ना। ये चीज़ सिर्फ एक अंदाजे के लिए, अभी के डेटाज के लिए, अभी की डिमांड के लिए और रिस्क के लिए हम देखते हैं। तो उसके अंदर जो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से जो पैरामीटर्स 4 हैं हमारे, उसमें से रूबिकॉन को 2.5 पॉइंट मिल रहे हैं, तो मतलब वो थोड़ा सा रिस्क से बाहर है। जीएमपी का पूरा 1 पॉइंट मिल जाता है क्योंकि 22% के आसपास जीएमपी है। एंकर लिस्ट के अंदर भी देखा जाए तो आधे से 1 पॉइंट दे सकते हैं, उसकी एंकर लिस्ट अच्छी है तो 1 पॉइंट हम देते हैं वहां पर, तो 2 पॉइंट वहां पे हो जाते हैं। फिर आती है सब्सक्रिप्शन भी ठीक मिल रहा है, वहां पर भी आधा पॉइंट दे तो भी चलेगा, 1 पॉइंट दे भी तो भी चलेगा, हम आधा ही देते हैं, थोड़ा बहुत एंकर लिस्ट का काट लेते हैं, थोड़ा फिर सब्सक्रिप्शन का काट लेते हैं। बाकी वैल्यूएशंस महंगी है, वैल्यूएशंस में 0 पॉइंट मिलता है, तो 4 में से लगभग 2.5 पॉइंट तो इसके आराम से बन रहे हैं, मतलब ये थोड़ा सा रिस्क से बाहर नजर आ रहा है। बाकी देखिए जीएमपी का जो 1 पॉइंट है, इसके पूरे भरोसे नहीं रहना है, जीएमपी गलत भी हो सकती है, तो फिर भी अगर आधा पॉइंट और काट लें जीएमपी का तो भी न्यूट्रल जैसी रेटिंग तो आराम से बन रही है, मतलब इतने इसमें ज़्यादा रिस्क नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर बात आती है दूसरे नंबर पर कैनरा रोबेको की, उसको लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से जो पॉइंट मिल रहे हैं 2, मतलब न्यूट्रल जैसी रेटिंग बन रही है। इसके अंदर जीएमपी में इसको 0 पॉइंट मिलता है क्योंकि सिर्फ 6% के आसपास जीएमपी है। मिनिमम हमारा क्राइटेरिया रहता है 20% का, 10% हो तो आधा पॉइंट, 10% से भी कम है तो अब 0 पॉइंट ही देना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन ठीक ही मिला, मतलब हालांकि देखा जाए रूबिकॉन रिसर्च से तो बहुत कम है, बट फिर भी ठीक है, सब्सक्रिप्शन के अंदर आधा पॉइंट दे सकते हैं। एंकर लिस्ट भी अच्छी है, अबव एवरेज है, आधा पॉइंट उसमें भी दे सकते हैं। वैल्यूएशंस इसकी सही है, मतलब इतनी ज़्यादा महंगी नहीं कह सकते कैनरा रोबेको की, वैल्यूएशंस में पूरा 1 पॉइंट दे सकते हैं, तो न्यूट्रल जैसी आराम से रेटिंग बन रही है इसकी, मतलब इसके अंदर भी इतना ज़्यादा रिस्क नजर नहीं आ रहा। हाँ, जीएमपी 0 है तो इस कारण सब्सक्रिप्शन वगैरह कम मिलेगा, लोग इंटरेस्ट मुझे लग रहा है कि थोड़ा कम ले सकते हैं, और हो सकता है मार्केट डाउन चला जाए कल, मतलब मंडे को, तो थोड़ा बहुत और असर हो सकता है देखने को मिल जाए, जीएमपी और डाउन होती हुई देखने को मिल जाए, पॉसिबल है। तीसरे नंबर पर आता है कैनरा एचएसबीसी, जिसको 4 में से अभी 1 ही पॉइंट मिल रहा है, हालांकि उसके अंदर अभी 1 और दिन बाकी है, बट अभी की कंडीशन में सिर्फ इसको 1 पॉइंट मिल रहा है क्योंकि जीएमपी उसकी 1-2% ही है, तो 0 पॉइंट जीएमपी के अंदर। सब्सक्रिप्शन बहुत कम है, उसके अंदर भी 0 पॉइंट। एंकर लिस्ट ठीक है इसकी भाई, एंकर लिस्ट में 1 पॉइंट भी दे तो भी चल जाएगा, मगर म्यूचुअल फंड वगैरह के अंदर अच्छे नाम शामिल है। वैल्यूएशंस महंगी है, वैल्यूएशंस में 0 पॉइंट, तो 4 में से अभी 1 ही पॉइंट बन रहा है, वो भी एंकर लिस्ट का। ठीक है ना, बाकी मैं अपडेट कर दूंगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है 13 अक्टूबर, क्योंकि इसके अंदर 14 अक्टूबर को फाइनल डेट है, तो मैं 13 अक्टूबर को आपको इसके लिए भी और अपडेट कर दूंगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ है भाई, हमने देख लिया लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग गेन्स दोनों के हिसाब से। अब आपको कौन सी पसंद आ रही है और कौन सी नहीं पसंद आ रही है वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा, आपकी क्या रैंकिंग है वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का कोई भी डिसीजन नहीं, जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं, और इन चीज़ों के आपके भरोसे नहीं रहना, सिर्फ आप एजुकेशन पर्पज के लिए डेटाज वगैरह जान सकते हैं, हमने सिर्फ ये डेटा जाना है जो लेटेस्ट चल रहा है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपकी जरूर हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।